हेलो मित्रों, कैसे आप सब लोग। वेलकम टू टीच टू लर्न भाई भूमि सर। आइए हम ईवीएस का लास्ट पार्ट करेंगे। मैंने 2 पार्ट बना चुका है, ठीक है। ईवीएस का तो आप लोग देख लीजिए, पूरा पर्यावरण कवर हो जाएगा। पेपर फर्स्ट के लिए, पेपर सेकंड के लिए महत्वपूर्ण है। आज हम पर्यावरण अध्ययन में जो राज्यों की खास बातें हैं उसे जानेंगे, और साथ ही साथ जीवाश्म ईंधन में क्या होता है, परंपरागत गैर परंपरागत की को जानेंगे, क्या होता है, कैसा होता है। पर्यावरण संबंधित महत्वपूर्ण संगठन देखेंगे, महत्वपूर्ण दिवस देखेंगे, एग्रीकल्चर देखेंगे, मानव रोग कारक को देखेंगे। साथ ही साथ हम बहुत सारे राज्यों का लोक नृत्य देखेंगे और अपने राष्ट्र प्रतीक को देखेंगे, ठीक है। तो बहुत सारे टॉपिक को कवर करने वाले हैं। तो आइए, वीडियो में आगे जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट राज्य असम है, ठीक है। असम की खास बातें जानेंगे, जो चित्र अनुसार दिख रहा होगा आपको समझ आ जाएगा। असम में घर ज़मीन से 10 से 12 फीट ऊपर होते हैं। ऊंचाई बनाने की वजह भारी बारिश के कारण क्या हो जाता है, ऊपर रखते हैं, ठीक है। और सभी पॉइंटों को ऐसे याद रखना, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन बनते हैं, यहीं से क्वेश्चन का आंसर मिलेगा, ठीक है। ये बांस से बनाए जाते हैं। इसके अंदर भी लकड़ियाँ का प्रयोग होती है। असम में बांस तथा रस्सी की पुल बनाई जाती है, ठीक है। यहाँ बारिश बहुत अधिक होती है, कभी कभी घुटनों तक पानी भर जाता है। यह बांस को गरीबों का टिम्बर कहते हैं। क्या कहते हैं, बांस को क्या कहते हैं, गरीबों का टिम्बर कहते हैं, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या है, बिहू। बिहू क्या है, असम की लोक नृत्य है। साथ ही साथ क्या है, हम देखते हैं, ठीक है। माघ बिहू 14 से 15 जनवरी असमिया कैलेंडर के 10वें महीने माघ की प्रथमा एवं द्वितीय तिथि को मनाया जाता है, ठीक है। ये त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। पहले दिन को क्या कहते हैं, उरुका कहते हैं, ठीक है। इस दिन अस्थायी सेंट बनाते हैं, जिसे भेला घर कहते हैं, तथा सामूहिक भोज का आयोजन होता है। बोरा असम में खाया जाता है। किस में खाया जाते हैं, असम में खाए जाने वाले चावलों का एक किस्म है, जो पकाने के बाद चिपचिपे हो जाते हैं, ठीक है। बिहू त्योहारों चावल की नई फसल काटने पर असम में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, जब चावल की नई फसल को काटने पर मनाया जाता है, ठीक है। भेला घर घास और बांस से बनाया जाता है। ताओ ताओ मतलब कढ़ाई। कढ़ाई को आग पर रखकर उसमें पानी से उबालेंगे और भीगे हुए चावलों की भरी हुई कढ़ाई पर रख देंगे तथा उसे केले के पत्तों में ढक देंगे। थोड़ी देर बाद चावल तैयार हो जाएंगे, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं, कॉमन लैंग्वेज क्या बोलते हैं, चोवा भात बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे। औरतें पीले रंग के कपड़े पहनती है। लड़कियां बिरंगी मेखला चादर पहनी है। भात सुक्तो चावल और रासों वाली सब्जी को कहते हैं। क्या कहते हैं, भात सुक्तो चावल किसे कहते हैं, रसे वाली सब्जी को कहते हैं, ठीक है। इससे मेन पॉइंट को याद रखे रहना, पूरा पॉइंट को, ठीक है। तभी आप पर्यावरण में अच्छे से अच्छे स्कोर कर सकते हैं, ठीक। केरल में टैपिओका जमीन के नीचे उगाया जाता है। यह एक प्रकार का फल है, जिसे केरल के लोग उबाल कर खाते हैं। बल्लम लकड़ी की बनी छोटी नाव होती है, जो केरल में पाई जाती है, ठीक है। कौन सी लकड़ी की बनाई जाती है, बल्लम लकड़ी की बनाई जाती है, ठीक है। केरल में मलयालम भाषा बोली जाती है। मलयालम में माँ की बड़ी बहन को वल्लियम्मा तथा नाली को अमुम्मा कहते हैं, और चाचा को क्या है, चिट्टप्पन कहते हैं, और चाची को क्या कहते हैं, कुंजम्मा ऐसे कहते हैं, ठीक है। और पिता को क्या कहते हैं, अप्पा कहते हैं। केरल में एक जगह से दूसरी जगह के लिए फेरी नाव का प्रयोग किया जाता है। किस नाव का प्रयोग किया जाता है, फेरी नाव का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। केरल को मसालों का बगीचा भी कहते हैं, ठीक। कथकली नृत्य केरल में होता है। यहाँ केले के फूलों की सब्जियां बनाई जाती है। केरल में नारियल के पेड़ बहुत अधिक होते हैं, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे, नेक्स्ट क्या है, केरल के बारे में देखेंगे। क्या है, केरल के निकटवर्ती राज्य तमिलनाडु, कर्नाटक और इसकी राजधानी क्या है,
तिरुवनंतपुरम। कभी कभी मैपिंग का भी क्वेश्चन करते हैं ईवीएस में, तो 1 से 2 नंबर का मैपिंग का क्वेश्चन आता है, तो इसे भी याद रखे रहना कि केरल के निकटवर्ती राज्य कौन कौन से हैं। तमिलनाडु है, कर्नाटक है, ठीक है, और इसकी राजधानी कौन है, तिरुवनंतपुरम, ठीक है। गुजरात से केरल तक की यात्रा के बीच में क्या पड़ता है, महाराष्ट्र पड़ता है, कर्नाटक राज्य पड़ते हैं, ठीक है, ये दोनों राज्य पड़ता है। इसके बाद देखेंगे कोझिकोड केरल में है, कहाँ है, केरल में है। मल्लापुरम जिला केरल में है, ठीक है। ये ऐसे पॉइंट है जो पेपर में आ चुके हैं, ठीक है, इसलिए अच्छे से अच्छा देखना, अच्छे से अच्छा पढ़ना, ठीक। गोवा से केरल के रास्ते में 92 सुरंगें और क्या है, 2000 पुल है, ठीक। तमिलनाडु भारत के दक्षिण में स्थित है। इसके पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश है, ठीक है। तमिलनाडु के पड़ोसी राज्य कौन से हैं, केरल, कर्नाटक और क्या है, आंध्र प्रदेश, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्या है, आबू धाबी देखते हैं, ठीक है। यह देश रेगिस्तानी इलाके में है, यह स्थानीय है, ठीक है। यहाँ बहुत पानी कीमती होती है, कहाँ होती है, बहुत कीमती होती है, ठीक है, पानी, क्योंकि यहाँ ना ही वर्षा होती है, ना ही नदियाँ झील होती है, ना ही तालाब होती है, ठीक है। यहाँ रेतीली ज़मीन के नीचे तेल होता है। यहाँ खजूर के पेड़ अधिक मात्रा में पाया जाता है, जो चित्र अनुसार दिख रहा है आप लोगों को, ठीक है, क्योंकि ये पेड़ रेगिस्तानी इलाके में ही पाए जाते हैं। अब अबू धाबी की करेंसी क्या है, दिरहम है, क्या है, अबू धाबी करेंसी क्या है, दिरहम है। जैसे इंडिया का क्या है, रुपया है, उसी तरह क्या है, अबू धाबी का करेंसी क्या है, दिरहम है, ठीक है। अबू धाबी में रेत के पहाड़ या रेत के टीले भी पाए जाते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, रेत के पहाड़ भी बोलते हैं अबू धाबी को, और क्या बोलते हैं, रेत के टीले भी बोलते हैं, ठीक है, रेत के टीले भी बोलते हैं, ठीक। इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे, लद्दाख देखेंगे, ठीक है। लद्दाख के बारे में जानेंगे। लद्दाख पहुंचने के लिए जम्मू कश्मीर पार करना पड़ता है। लद्दाख को ठंडा रेगिस्तान भी कहते हैं, क्या बोलते हैं, ठंडा रेगिस्तान कहते हैं, ठीक है। यहाँ 1 से 2 फ्लोर की बिल्डिंग होती है। घरों में पत्थरों के बने होते हैं, किनके बने होते हैं, पत्थरों के बने होती है, जिनकी छत फर्श की लकड़ी की बनी होती है, ठीक है, तथा दीवार मिट्टी की ओर उस पर चुने हुए मोटी परत चढ़ी होती है। यहाँ कम बारिश होती है, ठीक है। यहाँ पेड़ पौधे नीचे नहीं पाए जाते, पेड़ पौधे नहीं पाए जाते, लकड़ियों की सीढ़ी का प्रयोग करते हैं, जो चित्र अनुसार दिख रहा है। मोटे पेड़ का तना छत को मजबूत बनाने में मदद करता है, ठीक है। ग्राउंड फ्लोर में जानवरों को रखा जाता है। जब सर्दियाँ पड़ती है तो खुद भी ग्राउंड फ्लोर में रहने के लिए ग्राउंड फ्लोर में आ जाते हैं, ठीक है। तथा क्या होता है, ग्राउंड फ्लोर में क्या होता है, खिड़की नहीं होती, ठीक है, इसमें खिड़की नहीं होती, ठीक। गर्मी के मौसम में यहाँ के लोग फल सुखा लेते हैं और सर्दियों में इनका इस्तेमाल करते हैं, ठीक। लद्दाख क्षेत्र में भारत के ठंडे रेगिस्तान मानसून की प्रभावित नहीं होती, मानसून से क्या है, प्रभावित नहीं होती, क्योंकि अधिक ऊंचाई पर होते हैं तथा हिमालय की वृष्टि छाया में पड़ते हैं, ठीक है। और यहाँ लाल मिर्च, नारंगी कुहू और सुनहरे पीले भुट्टे भी मिलते हैं, ठीक है। लद्दाख की क्या बात है, क्या बोलते हैं इसे, ठंडा रेगिस्तान बोलते हैं। और यहाँ क्या होता है, जो 1 से 2 फ्लोर होता है उसमें क्या होता है, नीचे फ्लोर में खिड़की नहीं होती, ऊपर में जो लकड़ियों का बना होता है, जो सीढ़ी भी होता है लकड़ियों का होता है। तथा क्या होता है, जब ज़्यादा ठंड पड़ता है तो कहाँ रहने आते हैं, जो इंसान होते हैं कहाँ रहने आते हैं, ग्राउंड फ्लोर में रहने आते हैं। और ग्राउंड फ्लोर में सबसे पहले किसे रखा जाता है, जानवरों को रखा जाता है, ठीक है। ये लद्दाख की मुख्य बातें हैं, ठीक है। तो ये सभी पॉइंटों की याद रखिएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे, लद्दाख श्रीनगर से लद्दाख जाते हुए कारगिल रास्ते पर पड़ता है। यहाँ सकरे रास्ते भी होते हैं। पहाड़ी इलाकों में नायलॉन की टेन इस्तेमाल किया जाता है। लद्दाख में झूले झूले का मतलब क्या होता है, वेलकम होता है, ठीक है। ट्रॉली लकड़ी से बना झूला का इस्तेमाल लद्दाख में नदी पार करने के लिए किया जाता है। स्कीट पीपुल लद्दाख के गांव है, ठीक है। स्कीट पॉप्यूल कहाँ की है, लद्दाख की गांव है, ठीक। इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे, राजस्थान के बारे में जानते हैं। राजस्थान में मिट्टी
के घर बनाए जाते हैं। घरों की दीवारें बहुत मोटी होती है और इसे लीप पोत कर सुंदर बनाया जाता है, ठीक है। और इनकी छत कटीली झाड़ियों से बनी होती है। राजस्थान में टैंक को क्या कहता है? टैंका बोलते हैं, ठीक है। टैंका बोलते हैं। अपने आंगन की ज़मीन में गड्ढा खोद कर टैंक का निर्माण करते हैं और अपनी छतों का ढाल बनाते हैं, ठीक है। छतों को क्या बनाते हैं? स्लोप बनाते हैं, ढाल बनाते हैं, जिससे कि बारिश का सारा पानी उस टैंकों में गिर जाए और बाद में इसे छान कर उपयोग में लाते हैं, ठीक है। यहाँ बारिश बहुत कम होती है। टेकला गांव 1600 मीटर ऊंचा है, जो राजस्थान के झालरपतन एवं क्या बोलते हैं झालरपतन को? झालवाड़ में है। राजस्थान के जोधपुर में खिजड़ी गांव में गांव के लोग पेड़ों को काटने से बचाने के लिए क्या किए थे? 300 साल पहले पेड़ों में चिपक कर खड़े हो गए थे, ठीक है। तथा तथा क्या है, आज 300 साल बाद भी यहाँ के लोग भी बिगनोई कहलाते हैं। क्या कहलाता है? बिगनोई कहलाते हैं। पेड़ों और जानवरों के प्रति संवेदनशील है और इनकी रक्षा करते हैं। यहाँ शिकार करना और पेड़ों को काटना वर्जित है। रेगिस्तान में होते हुए भी ये गांव हरा भरा है। यह जानवर बिना किसी डर के इधर उधर घूमते हैं। खेजड़ी गांव में खेजड़ी पेड़ पाए जाते हैं। क्या पेड़ पाए जाते हैं? खेजड़ी पेड़ पाए जाते हैं। यह पेड़ रेगिस्तानी इलाकों में खूब पाया जाता है। इसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। इनकी छाल दवा के रूप में काम आती है। इसकी लकड़ी को कभी कीड़ा नहीं लगती। इसकी पलियों की सब्जी बनाती है। क्या बनाते हैं? जो कली होती है, कलियों की सब्जी बनाती है और क्या करते हैं? पत्ती को वहाँ रहने वाले जानवर खाते हैं, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट क्या है। बिहार देखते हैं। बिहार में मधुबनी नामक जिला है। यहाँ त्योहारों एवं खुशी के मौके पर घर की दीवारों और आंगन को कई तरह से चित्र बनाए जाते हैं, ठीक है। यहाँ चित्र पीसे हुए चावल की घोल में रंग मिलाकर बनाया जाता है। इन रंगों को बचाने के लिए नील, हल्दी, फूल, पेड़ों के रंग आदि का इस्तेमाल किया जाता है। चित्रों में इंसान, जानवर, पेड़, फूल, पक्षी, मछलियाँ आदि जीव जंतु साथ में बनाए जाते हैं, ठीक है। इन रंगों को बनाने के लिए नील, हल्दी, फूल, पेड़ों के रंग आदि का इस्तेमाल किया जाता है। पेड़ में इंसान, जानवर, पेड़, फूल, पक्षी, मछलियाँ आदि जीव जंतु साथ में बनाए जाते हैं। मधुबनी चित्रकला बहुत पुरानी है और इसका नाम इस जिले के नाम पर ही पड़ा है, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे श्रीनगर में कुछ पहाड़ में, कुछ पानी में, कुछ पर्वतों पर, कुछ पत्थरों में होते हैं, ठीक है। और इन पर लकड़ी के सुंदर डिजाइन बने होते हैं। हाउस बोट यहाँ 80 फीट तक लंबी हो सकती है यहाँ और 8 से 9 फीट तक चौड़ी हो सकती है, ठीक है। डोंगा ये नाव झेलम नदी के डल झील में मिलता है। इसके अंदर कई कमरे होते हैं और अंदर से यहाँ एक घर की तरह होती है, ठीक है। इन पर लकड़ियों की सुंदर डिजाइन बनाए जाते हैं तथा इस पर छत पर डिजाइन होता है। उसे क्या कहते हैं? खत्म बंद कहते हैं, ठीक है। कश्मीर के गांव में पत्थर से बनते हैं और ढलान वाली छतें होती है। कुछ पुराने घरों में विशेष प्रकार की खिड़कियाँ होती है जो दीवारों पर निकली होती है, ठीक है। इनमें डैब, इसे क्या कहता है? डैब कहते हैं। इसमें सुंदर डिजाइन बना होता है। क्या बोलते हैं? जो खिड़कियाँ होती है, इसमें पुराने घरों में जो खिड़कियाँ होती है उसके पुराने द्वार में निकली होती है, उसे क्या बोलते हैं? डैब बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे, श्रीनगर के ही देखेंगे। कुछ पुराने घर पत्थरों से बने होते हैं और कुछ ईंटें और लकड़ियों की दरवाजे की खिड़कियों की सुंदर मेहराब होती है। शिकारा नाव पर्यटकों को आकर्षित करती है। कौन सा? शिकारा नाव, ठीक है। इसे भी याद रखना। कश्मीरा में सरसों का तेल मछली को पकाकर खाते हैं। गोवा में नारियल का तेल में पकाते हैं, ठीक है। कश्मीर में किस में? सरसों के तेल में मछली को पकाते हैं, ठीक है। लेकिन गोवा में क्या करते हैं? नारियल के तेल से पकाते हैं, ठीक। कहवा कश्मीर की एक खास किस्म की चाय है जिसे उर्दू, डोंगरी, कश्मीर की भाषा है, ठीक है, कहवा, ठीक। इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे, मनाली देखेंगे, ठीक है। मनाली में बारिश में भी ये श्रीनगर का चित्र है, ठीक है। श्रीनगर का चित्र है। मनाली में बारिश
भी होती है और बर्फ़ भी पड़ती है। ठीक है, यहाँ पर पत्थर और लकड़ी के बने होते हैं जिनकी छतें ढालू होती है, स्लोप होती है। ठीक, इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे आंध्र प्रदेश के बारे में जानेंगे। नल्ला मंडा आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। ठीक है, मुक्तारपुर गांव आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली जिले में है। आंध्र प्रदेश में लोगों को एक समूह विशेष कैंप लगाता है। इस कैंप के द्वारा कम उम्र की शादीशुदा लड़कियों को दोबारा स्कूल भेजने में मदद की जाती है। ठीक है, आंध्र प्रदेश की भाषा तेलुगु है। कौन सी भाषा है? तेलुगु है। पोचमपल्ली जिला तेलंगाना में है। इस जिले में अधिकतर लोग बुनकर है, अतः बुनकर को पोचमपल्ली या कमलकारी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जो चित्र अनुसार दिख रहा है इसे क्या बोलेंगे? पोचमपल्ली या कलमकारी बोलेंगे। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे, नेक्स्ट देखेंगे उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश इत्र से मशहूर है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का कन्नौज जिला इत्र के मशहूर है। यहाँ पर फूलों का इत्र, गुलाब का इत्र, केवड़ा तैयार किया जाता है। ठीक है, जो चित्र अनुसार दिया है। उत्तर प्रदेश में कचनार के फूलों की सब्जी बनाई जाती है तथा यहाँ कथक नृत्य होता है। ठीक है, कथक उत्तर प्रदेश का नृत्य है। ठीक है, मैं जो बहुत सारे राज्यों का जो नृत्य है, ठीक है, मैं उसका अलग ही वीडियो बनाऊंगा जिसको आपको ट्रिक के साथ बताऊंगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे उत्तराखंड। उत्तराखंड में पहाड़ों के बीच में एक ऐसी जगह होती है जहाँ फूल ही फूल होते हैं। ठीक है, जहाँ फूलों की घाटी कहलाती है। जो चित्र अनुसार आप लोगों को दिख रहा होगा, कहीं झाड़ियों में लगे हुए लाल फूल नज़र आते हैं तो कहीं पत्थरों के बीच सफ़ेद फूल झांकते हुए मिलते हैं। पीले फूल और लंबे चौड़े कलीन जैसे मैदान भी है। कहीं कहीं अचानक घास के बीच छोटे छोटे तारों जैसे नीले फूल दिखाई देते हैं। इस घाटी में बहुत सारे फूल साल में कुछ ही हफ्तों के लिए खिलते हैं। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे मुंबई देखेंगे। ठीक है, मुंबई के बारे में जानते हैं। मुंबई भारत का सबसे बड़ा शहर है। दिल्ली से मुंबई जाने के लिए, ये देखो इसमें भी मैपिंग में आ गया। ठीक है, तो मैपिंग का क्वेश्चन याद ही रखना, जो भारत का नक्शा है, ठीक है, उसे याद ही रख लेना। और जो दिशा है, दिशा का भी ज्ञान रखना। ठीक है, उसे मैं अलग से वीडियो बनाकर समझा दूंगा कि किस तरह मैपिंग कॉन्सेप्ट को याद रखना है, कैसे ट्रिक लगा के करना है, कैसे याद करना है। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे दिल्ली से मुंबई जाने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा? गुजरात जाना पड़ेगा। राजस्थान को पार करते हुए महाराष्ट्र में आना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद दिल्ली मुंबई 1400 किलोमीटर दूर है। विक्टोरिया टर्मिनस रेलवे स्टेशन मुंबई में है। ठीक है, मुंबई में है। पहली बार 16 अप्रैल 1853 में मुंबई से थाने के बीच पहली रेलगाड़ी चली थी। कब चली थी? 16 अप्रैल 1853 में पहली रेलगाड़ी चली थी। नागपांडा और अफसाना मसूरी बास्केटबॉल मुंबई टीम है। ठीक है, कौन कौन से? नागपांडा, अफसाना और क्या है? मंसूरी। ठीक है, सोलापुर मुंबई में है। बाजारगांव महाराष्ट्र में है। फर्ड परेड मुंबई में है। बच्चू खान प्लेग्राउंड कहाँ है? मुंबई में है, जिसका नाम मुस्तफ़ा खान कोच के नाम पर पड़ा है। ठीक है, सहजन के फूलों के पकोड़े महाराष्ट्र में खाए जाते हैं। वर्ली एक पारंपरिक कला है जिसका प्रचलन कहाँ है? महाराष्ट्र में। ठीक है, महाराष्ट्र में। ठीक, यहाँ महाराष्ट्र गुजरात सीमा में सर्वाधिक देखने को मिलता है। ठीक है, और एक खास और है कि मतलब यहाँ का लोक नृत्य क्या है? महाराष्ट्र का कौन सा है? लावनी। ठीक है, क्या है? लावनी है। ठीक है, लावनी है। इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे मिजोरम के बारे में देखेंगे। ठीक है, आपको चित्र अनुसार पता चल गया होगा जो वर्ली परंपरा कला है महाराष्ट्र में प्रचलित है। यहाँ महाराष्ट्र गुजरात सीमा से सबसे ज़्यादा देखी गई है। ठीक है, मिजोरम में मिजो भाषा बोली जाती है। यहाँ 3/4 के लोग जंगल में रहते हैं। यहाँ मुख्य फसल क्या है? चावल है। ठीक है, यहाँ खेती में लॉटरी निकाली जाती है। ज़मीन को साझा मानकर सभी लोगों को बारी बारी से
उस ज़मीन पर खेती करने के लिए अवसर मिलता है। मिजोरम में बांस के बर्तन बनाए जाते हैं तथा झूम खेती मिजोरम में होती है। ठीक है, इसे भी याद मोस्ट आईएमपी है झूम खेती। ठीक है, झूम खेती के बारे में क्या करते हैं क्या नहीं वो मैं पहले वीडियो में बना चुका हूँ। ठीक है, वो ये पर्यावरण के लास्ट पार्ट है, तो 3 पार्ट में आप सभी का पर्यावरण जो पर्यावरण अध्ययन है, ठीक है, वो ख़त्म हो जाएगा। तो झूम खेती को के बारे में ना पहले वाला वीडियो में बता चुका हूँ, तो पहला वाला वीडियो देख लीजिएगा। और कर्नाटक, अब कर्नाटक के बारे में जानेंगे। कर्नाटक का भाषा क्या है? कन्नड़ है। बेलवनिका गांव कर्नाटक में है। क्या है? बेलवनिका गांव कहाँ है? कर्नाटक में। होलगुड़ी गांव कर्नाटक में है। बच्चों को की पंचायत बीमा संघ कहाँ है? होलगुड़ी में है। ठीक है, इसे भी याद रखना। सभी मैं जो भी बता रहा हूँ एनसीईआरटी पैटर्न में बता रहा हूँ, जो बहुत आईएमपी है। ठीक, इसके बाद हम देखेंगे ऊर्जा, देखेंगे ऊर्जा के स्रोत देखेंगे। ठीक है, ऊर्जा के स्रोत देखेंगे, ऊर्जा देखेंगे, ऊर्जा के बारे में पढ़ेंगे। ऊर्जा का सबसे प्रमुख स्रोत क्या है? सूर्य है। पौधे सूर्य की ऊर्जा को प्रकाश संश्लेषण के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए उन्हें उत्पादक, इसलिए क्या कहते हैं? उन्हें उत्पादक बोलते हैं। ठीक है, शाकाहारी पौधे को खाते हैं वे उपभोक्ता कहलाता है तथा मांसाहारी शाकाहारी की भोजन बनाते हैं। ठीक है, मांसाहारी क्या करते हैं? शाकाहारी को भोजन बनाते हैं। इस प्रकार से ऊर्जा का स्थानांतरण एक प्राणी से दूसरे प्राणी होता रहता है। ठीक, कुछ ऊर्जा ऊष्मा के रूप में विलीन हो जाती है। ठीक है, अब सबसे पहले हम देखेंगे ऊर्जा के परंपरागत स्रोत देखेंगे। ठीक है, परंपरागत स्रोत मतलब क्या है? जो एक बार इस्तेमाल करने के बाद आप पुनः उसे प्राप्त नहीं कर सकते। ठीक है, आइए हम देखेंगे ऊर्जा के परंपरागत स्रोत जीवाश्म ईंधन है। जीवाश्मीय ईंधन के निर्माण में कई वर्ष लग जाते हैं और इनका नवीनीकरण नहीं हो सकता। ठीक है, जीवाश्म उन जीवों के अवशेष से जो कि कुछ वर्ष पहले जीते थे, और जीवाश्म ईंधन वे पौधे हैं जो पृथ्वी के नीचे दब गए थे और पत्थरों के रूप में वर्तित हो गए हैं। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे, नेक्स्ट देखेंगे जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन कौन कौन से हैं? कोयला, तेल, पेट्रोलियम। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं कोयला। ये एक ठोस पदार्थ है जो हमारे देश में कोयले के खान बिहार, रानीगंज, झरिया एवं धनबाद नगरों में पाई जाती है। कहाँ कहाँ पाई जाती है? रानीगंज, झरिया और धनबाद में पाई जाती है। ठीक है, इसी अनुसार तेल एक प्रकार की द्रव धातु है। इसमें भारत में तेल पश्चिमी तट पर, कहाँ पर? राजस्थान, गुजरात, असम और डिगबोई तेल क्षेत्रों में पाया जाता है। ठीक है, प्राकृतिक गैसों, ये विभिन्न गैसों का मिश्रण होता है। ठीक है, खाना पकाने के प्रयोग में आने वाली गैस को एलपीजी या द्रव पेट्रोलियम गैस कहते हैं और यह सिलेंडरों में भर कर लाई जाती है। ठीक है, संपीड़ित प्राकृतिक गैस या सीएनजी जैसे बसों, स्कूटर, ऑटो रिक्शों तथा टैक्सियों, सार्वजनिक यातायात की वाहनों में प्रयोग होता है। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत देखेंगे। गैर परंपरागत स्रोत होता है जो क्या है? जो एक बार ख़त्म होने के बाद पुनः हम उसे प्राप्त कर सकते हैं, जैसे जंगल है। ठीक है, हम देखेंगे बारी बारी से देखेंगे। ये नवीनीकरण संसाधन है, यह कभी समाप्त नहीं होता। ठीक है, कभी समाप्त नहीं होता। सौर ऊर्जा या सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। यह प्रकृति में व्यापक रूप से पाई जाती है। यह क्या होती है? यह प्रदूषण रहित होती है। ठीक है, सबसे पहला क्या है? वायु ऊर्जा है। वायु ऊर्जा का पारंपरिक रूप है घरेलू कार्यों के लिए और खेती की सिंचाई के लिए, पानी उठाने के लिए काम हुआ है। वायु की गतिज ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होकर प्रयोग में लाई जाती है। ठीक है, अब देखेंगे जल विद्युत ऊर्जा। गिरते हुए या बहते हुए जल से गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है, उसे क्या कहते हैं? जल विद्युत ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे ज्वारीय ऊर्जा देखेंगे। ज्वारीय शक्ति एवं ज्वारीय ऊर्जा जल विद्युत के एक रूप है। ज्वारीय ऊर्जा समुद्र में या सागर में के लहरों में से प्राप्त होती है। यह समुद्र से आने वाली ज्वार भाटा की ऊर्जा को उपयुक्त टरबाइन लगाकर विद्युत शक्ति में बदल दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे भूतापी ऊर्जा देखेंगे। वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी में संग्रहित ताप से निकल जाता है। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे बायोमास से प्राप्त ऊर्जा। बायोमास वह पादप सामग्री है जिसका प्रकाश संश्लेषण के परिणाम स्वरूप निर्माण हुआ है। बायोमास ऊर्जा की स्रोत इन्हें
सीधे जलाकर इस्तेमाल किया जाता है और इनको विभिन्न प्रकार के जैव ईंधन में परिवर्तित करने के बाद इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, उदाहरण के लिए क्या है, गन्ने की खोई, धान की भूसी, अनुपयोगी लकड़ी आदि। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे पर्यावरण संबंधित अति महत्वपूर्ण संगठन के बारे में देखेंगे। दो सीटेट और सीटेट के लिए बहुत IMP है। ठीक है, सबसे पहला क्या है, IUCN। ठीक है, जो रेड डाटा बुक को बनाया है। ठीक है, जो संकटपन जीव है, संकटपन पौधे हैं, उनके लिए बनाया गया है। ठीक है, IUCN का अर्थ क्या होता है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ठीक है, जो नेचुरल का क्या करते हैं, संरक्षण करते हैं। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है तथा पौधे एवं पशुओं को लुप्त होने की रोकने के लिए एवं प्राकृतिक क्षेत्रों में नष्ट होने की बचाने के लिए IUCN का मुख्य कार्य है। ठीक है, इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट देखेंगे WWF देखेंगे। ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर होता है। ठीक है, इसका कार्य क्या होता है, यहाँ पर्यावरण के संरक्षण, शोध एवं पुनर्स्थापना के लिए कार्य करता है। ठीक है, इसी अनुसार हम नेक्स्ट देखेंगे UNEP देखेंगे। ठीक है, जिसे क्या बोलते हैं, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम बोलते हैं, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम होता है। ठीक है, इसे भी याद रखना, कभी कभी ये भी पूछ देता है सीटेट में। तो UNEP का मुख्यालय कहाँ है, केन्या में है, नैरोबी में है। ठीक है, विभिन्न पर्यावरणीय कार्यक्रम को संगठन के लिए प्रबंधन के लिए अंतर्राष्ट्रीय रूपरेखाओं का निर्माण हेतु इसका गठन किया जाता है। ठीक, इसी अनुसार हम देखेंगे नेक्स्ट देखेंगे IPCC देखेंगे। ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है, जलवायु परिवर्तन में अंतर सरकारी पैनल है। ठीक है, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसका फुल फॉर्म क्या है, IPCC का फुल फॉर्म क्या है, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक है, तो इसे सभी को याद रखना। इसमें क्या होता है, इसका कार्य मानवीय गतिविधियों से जलवायु परिवर्तन के खतरों का मूल्यांकन करना तथा अर्थ समिट 1992 पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन, स्टॉकहोम सम्मेलन की 20 वर्षीय वर्षगांठ में मनाने के लिए 1992 में ब्राज़ील के शहर में रियो डी जेनेरियो में किया गया था। ठीक है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, रियो सम्मेलन भी कहते हैं। ठीक है, ब्राज़ील के शहर कहाँ है, रियो डी जेनेरियो में किया था, इसलिए क्या बोलते हैं, रियो सम्मेलन बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे इस महत्वपूर्ण दिवस को देखेंगे कि कौन सा दिवस कब मनाया जाता है। तो सबसे पहला क्या है, वन्य जीव संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, 3 मार्च को मनाया जाता है। विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है, 21 मार्च को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस कब मनाया जाता है, 29 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, 22 मार्च को मनाया जाता है। विश्व आर्द्र दिवस कब मनाया जाता है, 2 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, 23 मार्च को मनाया जाता है। तथा अर्थ डे कब मनाया जाता है, 22 अप्रैल को मनाया जाता है। उसी अनुसार जैव विविधता दिवस, बायोडाइवर्सिटी डे कब मनाया जाता है, 22 मई को मनाया जाता है। ठीक है, इसी अनुसार हम देखेंगे जो विश्व पर्यावरण दिवस है, ठीक है, उसे कब मनाया जाता है, 5 जून को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, 26 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है, इसी अनुसार ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, 16 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, सितंबर को मनाया जाता है। इसी अनुसार हम देखेंगे विश्व प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है, 8 मई को मनाया जाता है। तथा इसी अनुसार विश्व प्रकृति दिवस कब मनाया जाता है, 3 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व पशु कल्याण दिवस कब मनाया जाता है, 4 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व वन्य प्राणी सप्ताह कब मनाया जाता है, अक्टूबर के पहला सप्ताह में मनाया जाता है। ठीक है, उसी अनुसार क्या है, विश्व वन्य प्राणी दिवस कब मनाया जाता है, 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है, 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, इसी अनुसार क्या है, 12 जनवरी युवा दिवस मनाया जाता है। इसी अनुसार है 12 जनवरी कब क्या मनाया जाता है, 12 फरवरी है। ठीक है, 12 फरवरी कब मनाया जाता है, क्या मनाया जाता है, युवा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, इसी अनुसार क्या है, 14 फरवरी को क्या मनाया जाता है,
ब्लैक डे मनाया जाता है, ठीक है। ब्लैक डे मनाया जाता है। इसी अनुसार क्या है, जैसे 8 अगस्त को क्या मनाया जाता है, 8 अगस्त को क्या मनाया जाता है, 8 अगस्त को मनाया जाता है महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। 9 अगस्त कब मनाया जाता है, 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है। 1 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। इसी अनुसार क्या है, इसी अनुसार है योग योग दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। योगा डे कब है, 21 जून को मनाया जाता है, ठीक है। तो ये ऐसे जो महत्वपूर्ण दिवस है, ठीक है, उसे याद रखिएगा। इसके बाद हम देखेंगे, नेक्स्ट देखेंगे एग्रीकल्चर, देखेंगे कि कौन से क्या जैसे कृषि करते हैं, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, ठीक। सबसे पहला क्या है, एपीकल्चर। एपीकल्चर किसे बोलते हैं, मधुमक्खी पालन बोलते हैं, मधुमक्खी पालन को बोलते हैं। मैंने बताया मधुमक्खी पालन कब किया जाता है, अक्टूबर से दिसंबर के माह में किया जाता है, ठीक है, जिसमें शक्कर के घोल का उपयोग किया जाता है। तो और मैं इसे अगले वाला जो बना चुका हूँ, ठीक है, जो पिछले वाला वीडियो है उसमें बना चुका हूँ, तो एक बार ज़रूर देखना, आपको क्लियर हो जाएगा। इसके बाद हम देखेंगे पिसिकल्चर। पिसिकल्चर क्या होता है, मत्स्य पालन होता है। हॉर्टिकल्चर क्या होता है, जैसे बागवानी है, उद्यान कृषि है, उद्यानिकी में करते हैं, ठीक है। फ्लोरिकल्चर किसे कहते हैं, फूलों की खेती करते हैं, ठीक है। फ्रूटिकल्चर में क्या करते हैं, फलों की खेती करते हैं। इसी अनुसार सेरिकल्चर में क्या करते हैं, रेशम कीट पालन कर रेशम उत्पादन करते हैं, ठीक। इसी अनुसार वर्मी कल्चर में क्या करते हैं, वर्मी कल्चर में क्या करते हैं, वर्मी कल्चर में क्या करते हैं, केचुआ का पालन करते हैं। तथा मेरी कल्चर में क्या करते हैं, मलबरी की खेती करते हैं, ठीक है। इसी अनुसार सिल्वी कल्चर में क्या कहते हैं, सिल्वी कल्चर में क्या करते हैं, वनों की विकास का प्रबंधन करता है। तथा वीटी कल्चर में क्या करता है, वीटी कल्चर में क्या करते हैं, अंगूर की खेती करते हैं। किसकी खेती करते हैं, अंगूर की खेती करते हैं, ठीक है। इसी अनुसार हम नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्या है, ओलिरी कल्चर है। इसमें क्या करते हैं, सब्जियों की खेती करते हैं। मोनोकल्चर में क्या करते हैं, एक बार में ही एक ही फसल करते हैं, ठीक है। उसके बाद देखेंगे मेराइन कल्चर क्या है, मेराइन कल्चर में क्या करते हैं, मेराइन कल्चर में समुद्र में समुद्र जीवों की भोजन हेतु कृषि करते हैं, ठीक। हाइड्रोकल्चर क्या है, हाइड्रोकल्चर पानी में कृषि व बिना मिट्टी के कृषि को कहते हैं, क्या कहते हैं, हाइड्रोकल्चर बोलते हैं। एक्वाकल्चर किसे कहते हैं, जलीय जीव, जलीय पौधे, जलीय जीव की कृषि को क्या कहते हैं, एक्वाकल्चर कहते हैं, ठीक है। तो इसने बहुत सारे जो कृषि देखे, ठीक है, तो किसमें कौन किसे क्या बोलते हैं उसे देख लीजिएगा, एक बार अच्छे से कंठस्थ कर लीजिएगा, ठीक है। इसी अनुसार हम देखेंगे मानव रोग एवं रोग कारक सूक्ष्म जीव को देखेंगे। इसमें क्या होता है, जैसे मानव रोग है, उनका रोग कारक सूक्ष्म जीव क्या है उसे जानेंगे। जैसे क्षय रोग हो गया, ठीक है, तो क्षय रोग किससे फैलता है, बैक्टीरिया से फैलता है। खसरा किससे फैलता है, वायरस से होता है। चिकन पॉक्स किससे होता है, वायरस से होता है। पोलियो किससे होता है, वायरस से होता है। हैजा किससे फैलता है, बैक्टीरिया से फैलता है। टाइफाइड किससे फैलता है, बैक्टीरिया से फैलता है। हेपेटाइटिस किससे फैलता है, वायरस से फैलता है। तथा मलेरिया किससे फैलता है, प्रोटोजोआ से फैलता है, ठीक है। तो इसे भी आप लोग अच्छे से देख लेना, अच्छे से याद रखे रहना, क्योंकि सीटेट में ऐसे ही क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट भारत के प्रमुख हॉट स्पॉट जगह को देखेंगे, हॉट स्पॉट स्थान को देखेंगे। वर्तमान में विश्व में 35 हॉट स्पॉट की पहचान की गई है, जिनका चिन्हित 35 हॉट स्पॉट में से 4 भारत में है। कहाँ है, भारत में है, ठीक है। तो भारत के कौन कौन से हॉट स्पॉट क्षेत्र है, इंडो बार्मा क्षेत्र है। दूसरा क्या है, हिमालय क्षेत्र है। तीसरा क्या है, पश्चिमी घाट क्षेत्र है। और चौथा क्या है, श्रीलंका सुंडालड, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे राज्य की लोक नृत्य देखेंगे, ठीक है। मैं इसका अलग से और वीडियो बनाऊंगा, आप लोगों को ट्रिक के साथ याद कराऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहला हम हम सबसे पहला देखेंगे राजस्थान, ठीक है। राजस्थान में कौन सा लोक नृत्य है, घूमर होता है, ठीक है। पंजाब में कौन सा लोक नृत्य होता है, भांगड़ा होता है। तथा महाराष्ट्र में कौन सा नृत्य होता है, लावनी होता है। तथा नागालैंड में कौन सा लोक नृत्य होता है, चोंग लोक नृत्य होता है। असम में कौन सा होता है, हमने पढ़ा है, बिहू होता है। अरुणाचल प्रदेश में कौन सा होता है, मुखौटा
लोक नृत्य होता है, केरल में क्या होता है, कथकली होता है। ठीक है, इसी अनुसार झारखंड में क्या होता है, छऊ होता है। ठीक है, ये छत्तीसगढ़ में भी किया जाता है। ठीक, तो कभी कभी झारखंड ने देकर छत्तीसगढ़ दिया तो छत्तीसगढ़ में भी छऊ नृत्य करते हैं। इसी अनुसार हम देखेंगे, नेक्स्ट देखेंगे उत्तराखंड। उत्तराखंड में गढ़वाली लोक नृत्य करते हैं। उसके बाद आंध्र प्रदेश में क्या करते हैं, कुचिपुड़ी करते हैं। तथा तमिलनाडु में क्या है, भरतनाट्यम करते हैं। तथा उत्तर प्रदेश में रासलीला तथा क्या करते हैं, कथक भी करते हैं। कहाँ, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, इसी अनुसार हम देखेंगे कर्नाटक में क्या करते हैं, यक्षगान करते हैं। तथा गुजरात में कौन सा होता है, गरबा। गुजरात में क्या होता है, गरबा नृत्य होता है, सॉरी। इसी अनुसार क्या है, उड़ीसा। उड़ीसा में क्या है, उड़ीसी होता है, ये उड़ीसी लोक नृत्य होता है। ठीक, इसके बाद हम देखेंगे राष्ट्र प्रतीक को देखेंगे, नेशनल सिंबल को देखेंगे क्या होता है। सबसे पहला क्या है, भारत का राष्ट्र ध्वज। ठीक है, भारत के राष्ट्र ध्वज के समान अनुपात में केसरिया, सफ़ेद, हरे रंग की 36 पट्टियाँ होती है। इन तीनों रंगों के कारण भारत का ध्वज को तिरंगा कहा जाता है। ठीक है, ध्वज की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात क्रमशः क्या होता है, 2:3 होता है। ठीक है, इसे याद ही रखना कि क्योंकि ये इसे भी क्या है, कई बार पूछा है सीटेट में कि जो तिरंगा है, ठीक है, हम राष्ट्रीय ध्वज है, उनकी चौड़ाई और लंबाई कितना होता है, 2 अनुपात क्या होता है, 3 होता है। ठीक है, इसी अनुसार ध्वज में सफ़ेद रंग की पट्टी के बीचों बीच गहरे नीले रंग का चक्र बना होता है, जिसमें 24 तिलियाँ बनी होती है। ठीक है, यह चक्र सारनाथ में स्थित अशोक स्तंभ से लिया गया है। तथा 22 जुलाई 1947 को भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को अपनाया गया था। तथा भारत में राष्ट्रीय ध्वज में स्थित केसरिया रंग त्याग, बलिदान और सफ़ेद रंग क्या है, सत्य, शांति और पवित्रता का है। तथा हरे रंग हमारे देश की समृद्धि, उर्वरकता का प्रतीक है और प्रदर्शक है। ठीक है, तो चित्र अनुसार दिख रहा होगा हमारा फ्लैग। इसी अनुसार हम आगे बढ़ते हैं। भारत का राष्ट्रीय गान क्या है, भारत के राष्ट्रगान जन गण मन को 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार किया गया था। यह राष्ट्रगान रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचा गया था। सबसे पहले 27 दिसंबर 1911 में इसे कोलकाता के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन में गाया गया था। तथा संपूर्ण गीत गान को पढ़ने या गाने से लगभग 52 सेकंड लगता है। ठीक है, कितने सेकंड लगता है, 52 सेकंड लगता है। इसी अनुसार क्या है, भारत का राष्ट्रीय गीत। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा संस्कृत में रचित है, जो कि उनके रचना आनंद मठ से लिया गया है। इसे 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान के राष्ट्रगीत है, क्या है, राष्ट्रगीत के साथ नहीं, ठीक है, 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान के साथ स्वीकार किया गया था। सर्वप्रथम राष्ट्रगीत वंदे मातरम 1886 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सत्र में गाया गया था। ठीक है, इसी अनुसार हम देखेंगे राष्ट्रीय चिन्ह, सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार के बारे में जानेंगे क्या होता है। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ है, जो मौर्य राज्य स्तंभ शासक सम्राट अशोक द्वारा सारनाथ में बनवाए गए स्तंभ से लिया गया है। इस स्तंभ में 4 शेर एक दूसरे के पीठ से सेटा हुआ बैठे हुए हैं। इनमें से एक सिंह नीचे लिखा हुआ है कि सत्यमेव जयते, जिसे राष्ट्र चिन्ह में दर्शाया गया है, जो कि देवनागरी लिपि में अंकित है। इसका अर्थ सत्य की विजय ही होती है। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को अशोक स्तंभ को भारत के राष्ट्र चिन्ह के रूप में आधिकारिक रूप से स्वीकारा गया है। ठीक है, इसी अनुसार हम देखेंगे सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार देखेंगे। भारत रत्न भारत का सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार है, सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। तथा भारत रत्न की शुरुआत 2 जनवरी 1954 को भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति श्री राजेंद्र प्रसाद द्वारा की गई थी। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे, नेक्स्ट देखेंगे राष्ट्रीय पशु, राष्ट्र पक्षी, पुष्प के बारे में देखेंगे। राष्ट्रीय पशु अप्रैल 1973 में बाघ या रॉयल बंगाल टाइगर को भारत का राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया था। इससे पहले भारत का राष्ट्रीय पशु शेर हुआ करता था। बाघ का जंतु वैज्ञानिक नाम पैंथेरा टाइग्रिस होता है। ठीक है, राष्ट्रीय पक्षी 26 जनवरी 1963
मोर को भारत का राष्ट्रीय मोर को क्या किया है, राष्ट्र पक्षी घोषित किया गया है। तथा मोर मोर का जंतु वैज्ञानिक वैज्ञानिक नाम क्या है, पावो क्रिस्टेट होता है। ठीक है, इसे भी याद रखना। इसके बाद हम देखेंगे राष्ट्रीय पुष्प के बारे में देखेंगे। राष्ट्रीय पुष्प क्या है, भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल है। कमल का वनस्पति का नाम क्या है, नीलम्बियन निसिफेरा है। क्या है, नीलम्बियन निसिफेरा। ठीक है, इसे भी याद रखिएगा क्योंकि ये सीटेट में पूछे भी जाते हैं कि कमल का वैज्ञानिक नाम क्या है, मोर का वैज्ञानिक नाम क्या है, जो बाघ है उनका वैज्ञानिक नाम क्या है, तो इसे याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे राष्ट्रीय खेलों के बारे में, वृक्ष और लिपियों के बारे में देखेंगे। राष्ट्रीय खेल क्या है, भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी को माना जाता है। जब भारत ने ओलंपिक में हॉकी के खेल में लगातार 6 स्वर्ण पदक जीते थे, तब से हॉकी को भारत का राष्ट्रीय खेल माना जाता है। ठीक है, लेकिन भारत खेल मंत्रालय ने माना है कि आधिकारिक रूप से भारत में किसी भी खेल को भारत का राष्ट्रीय खेल घोषित नहीं किया गया है, लेकिन सरकारी वेब पोर्टल पर हॉकी को ही राष्ट्रीय खेल माना जाता है। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे राष्ट्रीय वृक्ष। बरगद एवं वट वृक्ष को भारत का राष्ट्रीय वृक्ष माना गया है। यह एकता तथा दृढ़ता का प्रतीक है। बरगद का वनस्पतिक नाम क्या है, फिंक्स बेंगलेसिस है। ठीक है, फिंक्स बेंगलेसिस होता है। ठीक, इसे भी याद रखिएगा। इसके बाद हम देखेंगे राष्ट्रीय लिपि। भारत की राष्ट्रीय लिपि या आधिकारिक लिपि क्या है, देवनागरी लिपि है। ठीक है, जो हम पढ़ रहे हैं। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, राष्ट्रीय नदी और विरासत पशुओं के बारे में देखेंगे। भारत की राष्ट्रीय नदी गंगा को भारत की राष्ट्रीय नदी माना गया है। हिंदू धर्म में ग्रंथों में गंगा नदी को सबसे पवित्र नदी माना गया है तथा गंगा नदी हिमालय के गौमुख नामक स्थान पर गंगोत्री हिमनद से निकलती है, जहाँ पर इसे भगीरथ नदी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, कहाँ से निकलता है, गौमुख नामक स्थान पर गंगोत्री हिमनद से निकलती है। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे राष्ट्रीय विरासत पशु के बारे में जानेंगे। अक्टूबर 2010 में हाथी को भारत का सबसे बड़ा विरासत पशु घोषित किया गया है। हाथी की घटती संख्या के कारण उनके बचाव हेतु हाथियों को विरासत पशु का दर्जा दिया है। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ेंगे जो राष्ट्रीय जलीय जीव है और जो भारत की राजभाषा है। ठीक है, उसे हम देखेंगे। भारत की राष्ट्रीय जलीय जीव के बारे में देखते हैं। मीठे पानी की डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। ठीक, मीठे पानी की कौन है, डॉल्फिन मछली है। ठीक है, डॉल्फिन क्या है, जलीय जीव है जो 18 मई 2010 को भारत के पर्यावरण और वन मंत्रालय ने राष्ट्रीय एक्वाटिक पशु के रूप में गंगा नदी में पाई जाने वाली डॉल्फिन को भारत के राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था। गंगा नदी में पाई जाने वाली डॉल्फिन एक संकटपूर्ण जंतु है तथा जो विशिष्ट रूप से इसी नदी में वास करती है। ठीक है, तथा इसे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में शामिल किया गया है। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे भारत की राजभाषा देखेंगे। भारत की कोई भी राजभाषा नहीं है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 343 के तहत हिंदी भारत की राजभाषा मात्र। भारत की संविधान में राष्ट्रभाषा का कोई उल्लेख नहीं है। हालांकि 22 भाषाओं को आधिकारिक भाषा का दर्जा प्राप्त हुआ है, जो कि हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, असमिया, बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती, कोंकण, मैथिली, मलयालम, मिती, मणिपुर, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संताली, सिंधी, तमिल, तेलुगु और क्या है, उर्दू। ठीक है, इसी अनुसार हम देखेंगे राष्ट्रीय मुद्रा, राष्ट्रीय दिवस, राष्ट्रीय पंचांग के बारे में देखेंगे। भारत की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है, रुपया भारत में राष्ट्रीय मुद्रा है तथा भारतीय रुपया चिन्ह को भारत सरकार द्वारा 15 अगस्त 2010 को जारी किया गया है। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय फल क्या है, राष्ट्रीय फल है आम। भारत का राष्ट्रीय फल है जिसका वैज्ञानिक नाम क्या है, मैरीफेरा इंडिका है।
सभी फलों का राजा का दर्जा दिया गया है, ठीक है। तथा भारत का राष्ट्रीय दिवस क्या है? भारत के राष्ट्रीय दिवस के रूप में स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस और गांधी जयंती को घोषित किया गया है, ठीक है। इसके अनुसार हम नेक्स्ट देखेंगे राष्ट्रीय पंचांग। राष्ट्रीय पंचांग, भारतीय राष्ट्रीय पंचांग में भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर भारत के उपयोग में आने वाला राष्ट्रीय सिविल कैलेंडर है। यह संवत पर आधारित है तथा ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ साथ 22 मार्च 1957 में अपनाया गया है। चैत्र भारतीय राष्ट्रीय पंचांग का प्रथम माह होता है, ठीक है। आई होप आज सभी को जो पर्यावरण अध्ययन है का पूरा टॉपिक समझ आया होगा। और मैं इस जो पर्यावरण संपूर्ण अध्ययन है, ठीक है, उसे 3 पार्ट पर डिवाइड किया हूँ, जो ये लास्ट पार्ट है। तो आई होप आप सभी को समझ आया होगा। आप लोग अभी नए आए हो तो उसे देख लीजिएगा पूरा, और उन्हीं से आप लोगों का 30 में 30 नंबर मिल सकता है, ठीक है। तो टीच टू लर्न बाय भूमि सर को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। यही मेन है कि सब्सक्राइब नहीं करते, सब्सक्राइब करते हो तो मुझे मोटिवेट मिलेगा और आप सभी के लिए अच्छा अच्छा वीडियो अपलोड करता रहूँगा, जो फ्री में होगा, ठीक है। जो प्रोवाइड करूँगा वो फ्री होगा। टेट है, यूपी टेट है, रीट है, एमपी टेट है, और साथ ही साथ आप लोगों को वीकली करंट अफेयर्स प्रोवाइड करता रहूँगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आप सभी को जो नोटिफिकेशन है सबसे पहला मिलता रहे।